अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हमें सबसे पहले बात करनी है अफ़गान तालिबान हुकूमत की, जो नॉर्वे में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से इस वक्त मुज़ाकरात के अंदर दिखाई दे रही है। अफ़गान तालिबान हुकूमत का वक्त बाकायदा मुज़ाकरात के लिए पहली बार यूरोपीय सरज़मीन पर पहुंचा है। अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी 15 रुकनी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। नॉर्वे की वजारत ख़ारिजा ने इस बारे में जो बताया है वो ये है कि ओस्लो पहुंचने वाले तालिबान हुकूमत के वफ़द के साथ इतवार को नशस्त हुई, जिसमें अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस बातचीत में अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक के लिए सरगर्म जो कारकुनान हैं वो और बैरून मुल्क मुकीम अफ़गानी भी शामिल थे। मीटिंग में नॉर्वे और यूरोपीय यूनियन के हुकाम के अलावा बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका के हुकाम भी शिरकत कर रहे हैं। खबर एजेंसी बताती है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने ओस्लो में मगरबी मुल्कों के नुमाइंदों के साथ अपनी पहली बाकायदा बातचीत के पहले रोज़ के अख्ताम पर यह कहा कि ये मीटिंग अफगान हुकूमत को कानूनी तौर पर तस्लीम कराने की समत एक अहम कदम है। नाज़रीन, अमेरिकी महकमा खारिजा के मुताबिक इजलास का एजेंडा अफगान अवाम के नुमाइंदा, सियासी निज़ाम की तामीर, हंगामी इंसानी मदद और इक़्तिसादी बहरान, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक खुसूसन लड़कियों और ख़वातीन की तालीम के तनाजुर में तरतीब दिया गया है। अफगान सिविल सोसाइटी को शिकायत यह है कि तालिबान हुकूमत के बाद लड़कियों की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़वातीन को घरों के अंदर कैद करने और समाज में अपना किरदार अदा करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अमेरिका ने अफगान मरकज़ी बैंक समेत तमाम मालियाती असासे जो हैं वो मुंजमद कर दिए थे, जो ताहाल मुंजमद हैं। बहुत सारे ममालिक की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि इनको बहाल कर दिया जाए, ये अफगानिस्तान के हक़ में बेहतर है ऐसा किया जाना, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल तालिबान ने फिर से ये अपील की है कि अफगानिस्तान को चूँकि हंगामी बुनियादों पर मदद की ज़रूरत है, इसलिए जो उसके मुंजमद असासे हैं वो बहाल कर दिए जाएँ। अच्छा, ऐसे में आपको बताएं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनका भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान की गलतियों की सज़ा जो है भूख और अफलास से नबर्द आज़मा अफगान अवाम को नहीं दी जानी चाहिए। मुसलसल 2 दहाइयों के जंगज़दा मुल्क के अवाम को गुर्बत, भूख, मौसम की सख्ती और बेरोज़गारी का सामना है। उन्होंने ये अपील की है कि आलमी इदारे और मगरबी ममालिक मजबूर और लाचार अवाम के लिए अफगानिस्तान के जो मुंजमद असासे हैं उनको फौरी तौर पर बहाल करें, चाहे उसके लिए कोई शर्त ही रख दें अफगानिस्तान से। वो देखना ये होगा कि वो ये शर्त मानते या नहीं मानते, लेकिन चलें एटलीस्ट इस पर बात तो करें ना। अच्छा जी, अब इस पे डिटेल जानने के लिए जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त नॉर्वे के अंदर, हम बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सैयद अदनान बुखारी साहब, जो कि माहिर हैं अफगान उमूर के। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, ओस्लो में तालिबान और यूरोपीय यूनियन का एक दौर हो चुका है। तालिबान वफ़द का कहना यह है कि ये मीटिंग जो है अफगान हुकूमत को कानूनी तौर पर तस्लीम कराने की समत में एक कदम है। अब क्या ऐसी कोई पेशरफ्त सामने आ सकती है या कुछ पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से तालिबान वफ़द जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहा था कल जब ये गुफ्तगू हुई है इस मीटिंग के बाद? इसमें देखें, ये कोई पहली दफ़ा मीटिंग नहीं है तालिबान की यूरोपियंस के साथ या एक्सटर्नल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। इससे पहले भी हो चुकी हैं, रशिया में हो चुकी है, पाकिस्तान में हो चुकी हैं, चाइना में, ईरान में। और ये उसी सिमत में एक तरफ एक तालिबान की एक कोशिश है कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इंगेज करें और किसी तरीके से रिकग्निशन ले लें। लेकिन इसके अंदर बहुत से इश्यूज़ हैं ऐसे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये इतनी सिंपल नहीं है। एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जिसका आपने बड़ी खूबसूरती के साथ जिक्र किया है, जो कि काफ़ी डीपन हो रहा है। तकरीबन 23 मिलियन लोग जो हैं वो तकरीबन ऑन दी ब्रिंक ऑफ फूड इनसिक्योरिटी या स्टार्वेशन है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी सीरियस है बातचीत करने पे। एक है इंक्लूसिव गवर्नमेंट या बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और दूसरा उनकी जो काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान से जो एमिनेट हो रहे हैं, तो वो इन तीन चीज़ों को भी एड्रेस करना चाह रहे हैं। एक जो इशू है वो उनका वुमेन राइट्स है, गर्ल्स एजुकेशन है, ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उसकी जो बातचीत आपने बताया कि वो ऑलरेडी हुई भी है, ख़वातीन से उनकी बात हुई है, एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई है। लेकिन जो अदर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी कंसर्न है और उसके ऊपर किसी किस्म का अभी तक किसी किस्म का कोई मुस्बित जो है वो उसमें वो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और यही इश्यूज़ जो हैं ये नेबरिंग कंट्रीज़ को भी हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिएगा जी सर। प्लीज़। दूसरा ये है कि आप इसी कंसर्न के हवाले से ये भी देख लें कि जहां पर एक डेलीगेशन ओस्लो में बैठा हुआ बातचीत कर रहा है, उसी तरह अफगानिस्तान का एक और दूसरा डेलीगेशन जो है मुल्ला ब्रादर और मुल्ला याकूब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये इस वक्त मॉस्को का विजिट कर रहे हैं।
अब मॉस्को का जो विजिट है वो बुनियादी तौर पे आप इसको सिक्योरिटी के पेश नज़र में देखें, जो सिक्योरिटी कंसर्न, जो सिटी कंसर्न्स है, सो रशिया को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, उसकी नज़र में भी आप देखें तो हम अगर इसको ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी सीरियस है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने में, लेकिन वो तालिबान को किसी किस्म की भी कोई भी लट नहीं देना चाहती जब तक वो उनकी मेजर कंसर्न्स जो कि सिक्योरिटी की हैं और जो कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की हैं वो उनको एड्रेस किया जाए। अच्छा, रशिया के अंदर ही जो है वो अफगान अपोजिशन लीडर्स जो हैं, जैसे अहमद मसूद है या अमरुल्लाह सालेह है, वो भी वहाँ मौजूद है इस वक्त मॉस्को में, तो इनकी भी वहाँ पर निगोसिएशन कराने की बातचीत की जा रही है। पिछले महीने इसी किस्म की एक निगोसिएशन एफर्ट ईरान ने भी की है, ठीक है, तेहरान में हुई है, लेकिन वो किसी किसी कोई मुस्बत उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी, सामने नहीं आया है। कोई नतीजा ठीक सामने है। नहीं आया। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा फरमा दीजिएगा, ये एंटोनियो गुतेरेस का जो बयान है ये किस कदर अहम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलसल 2 दहाइयाँ हो गई हैं जी, जंगज़दा ये मुल्क है, आवाम गुर्बत का, भूख का, मौसम की सख्ती का, बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। फिर ये जो अपील की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, बहुत सारे ममालिक की जानिब से बारहा की जाती रही है, रशिया ने भी अमेरिका से कहा है, चाइना ने भी कहा है, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा जाना, एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से कहा जाना, क्या कोई इस पर अमेरिका या यूरोप जो हैं इस पर कोई गौर किया जाएगा हमदर्दाना इस अपील पर कि चलें जी उनके जो अपने असासे हैं, मुंजमद जो किए गए हैं, एटलीस्ट वही बहाल कर दें और कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो, और शर्त भी रख लें अगर कोई, तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ पर 2 इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि अफगानिस्तान हमेशा से एड डिपेंडेंट कंट्री रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर उसको आप वन टाइम फॉर एग्जांपल ये अमाउंट रिलीज भी कर दें $11 बिलियन की, $10 बिलियन की जो विद होल्ड किए हुए हैं, तो भी अफगानिस्तान के कोई इश्यूज सॉल्व नहीं होते। दूसरी बात ये कि अगर आप वो अमाउंट ना भी रिलीज करें तो जो इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की कोशिश की जा रही है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने $1 बिलियन की अनाउंसमेंट की है, यूनाइटेड स्टेट्स ने अराउंड $800 मिलियन की अनाउंसमेंट की है, सॉरी यूरोपियन यूनियन ने 1 बिलियन यूरोस की अनाउंसमेंट की है। ये भी बेसिकली इनसफिशिएंट है, ये एक सीजनल है, विंटर गुजरेगा तो फिर स्प्रिंग का क्राइसिस होगा ह्यूमैनिटेरियन का, फिर समर आएगी, फिर दोबारा ऑटम आएगी, एंड दिस विल कंटिन्यू लाइक अ साइकिल बेसिकली, ठीक है। ओवरऑल अफगानिस्तान की 75% जो इकोनॉमिक असिस्टेंस थी वो पिछले 20 ईयर से इंटरनेशनल कम्युनिटी ही बियर कर रही थी। तो इशू ये है कि तालिबान को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, ठीक है, जो कि वो अभी तक नहीं दिखा रहे किसी भी इशू के ऊपर, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे नहीं दिखा रहे, इंक्लूसिविटी पे नहीं दिखा रहे, इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स पे भी नहीं दिखा रहे। इनफैक्ट अगर आप ये देखें तो अभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न जो हाईलाइट हुई है रिसेंटली, लाइक इवन पाकिस्तान जो है उसको भी कंप्लेन है अभी इस वक्त कि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा विज़ टीटीपी या विज़ दाइश जो है। तो डॉक्टर साहब वो तो ये कहते हैं ना कि जी हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर कर सकें, हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी कुछ और हैं। सही है, सिक्योरिटी इश्यूज़ को सफ़े अव्वल पे रखा जाना चाहिए, तरजीह पर रखा जाना चाहिए, इसके लिए पहले सारी चीज़ें की जानी चाहिए, लेकिन उनके पास तो आ जाकर एक ही बहाना है कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो और चीज़ों में इस वक्त उलझे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे पास इनके लिए वक्त नहीं है। ये चीज़ें अब तालिबान की अपनी जगह पे जो लिमिटेशंस हैं वो बिल्कुल आप जो बयान कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तालिबान की बहुत लिमिटेशंस हैं वो, और वो बेसिकली बहुत से इश्यूज एट द सेम टाइम फेस कर रहे हैं, ठीक है, और उनको ये भी खतरा है कि अगर वो फेस नहीं कर सके तो दे विल बिकम अनपॉपुलर और इसके साथ और किस्म के मसाइल जन्म भी लेंगे। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तालिबान को दिखानी चाहिए। बाकी ये है कि ये जो $10 बिलियन की जो अमाउंट यूएस ने विद हेल्ड की हुई है, इसको अगर वो कंडीशनली रिलीज करें, थ्रू यूएन ही रिलीज करें बेसिकली विद सर्टेन कंडीशंस या थ्रू पुटिंग सम चेक्स और लिमिटेशंस ऑन इट, तो ये प्रॉब्लम को किसी हद तक एड्रेस कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी ख्वातीन को लेकर जो थोड़ी बहुत नरमी देखने में आ रही है तालिबान हुकूमत के अंदर, लड़कियों की तालीमी सरगर्मियाँ चूँकि बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं, पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तालिबान हुकूमत ने अभी ये कह दिया है जी कि मार्च के बाद जो हैं वो हम लड़कियों के स्कूल खोल देंगे। चले, उन्होंने हामी भर ली है। इसके बाद आप समझते हैं कि अमेरिका है, यूरोप है या दीगर मुल्क हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि इंसानी हुकूक़ के लिए, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जो सरगर्म एक शख्सियत हैं जमीला अफ़गानी, उन्होंने अपनी मीटिंग से मुतालिक बताया कि जी तालिबान वफ़द की जानिब से बहुत सारी मुस्बत चीज़ें भी सामने आई हैं, तालिबान ने खैर सगाली का मुज़ाहरा किया है, तो ये खैर सगाली जो है ये किसी काम आएगी, ख़ासतौर पर उन फंड्स को लेकर, क्योंकि एक शर्त तो ये भी थी ना कि आप ख़वातीन के हुकूक़ देंगे, जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिखाई देता है यूरोपीय ममालिक का और फिर अमेरिका का भी।
बिल्कुल जनाब, इस टाइप के जितने भी एक्शंस तालिबान लेंगे, ना सिर्फ ये कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटिस्फाई करेंगे, बल्कि वो अफगान लोगों को भी सेटिस्फाई करेंगे। और इसमें जो असिस्टेंस रिलीज होती है वो सिर्फ बेसिकली सिर्फ एजुकेशन की मद में नहीं होती, इनफैक्ट सैलरीज की मद में भी होगी टीचर्स के लिए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत लोगों के मसाइल जो हैं वो वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जनरेट हो रहे हैं अराउंड, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ें एक मुस्बित अंदाजे हैं, लेकिन तालिबान को ये करना चाहिए। नो, हम तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मार्च आए तो वो ये स्कूल खोल दें। ये तो सिर्फ अभी मार्च आएगा, इंशाल्लाह हम देखेंगे, लेकिन अगर तालिबान ऐसी कोई हामी भरते हैं तो ये एक मुस्बित कदम है, और इस तरह के और भी स्टेप तालिबान को ग्रेजुअली उठाने चाहिए बेसिकली। अच्छा ठीक है, एक और रिक्वेस्ट की गई थी तालिबान की जानिब से कि चलें जी, यूरोपीय ममालिक नहीं कर रहे हैं, अमेरिका नहीं हमें तस्लीम कर रहा है, कुछ और ममालिक नहीं कर रहे हैं, वी आर ओके विद इट, दे आर नॉट इन फैक्ट, बट दे सेड कि पहले हमें हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, वो तो कर लें एटलीस्ट हमें तस्लीम। तो उसमें क्या मजायका है, क्यों मुस्लिम ममालिक हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम ममालिक की भी वही कंसर्न्स हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कंसर्न्स हैं। बेसिकली देखें, वहाँ पर अलकायदा मौजूद है, अलकायदा से ऑलमोस्ट हर मुस्लिम मुल्क को खतरा है। सबसे पहले तो आपकी गल्फ कंट्रीज को हमेशा खतरा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट टॉपल करने की कोशिश की है। इसी तरह के खतरात ईरान को भी हैं, इसी तरह के खतरात अभी पाकिस्तान को भी हैं, इसी तरह के खतरात सेंट्रल एशियन ग्रुप्स को हैं, सेंट्रल एशियन मिलिटेंट्स की तरफ से, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर तालिबान को इन कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे तो होगा, अगर ये कंसर्न्स एड्रेस नहीं करेंगे तो बुनियादी तौर पे वो लोग भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो मामला इसी तरह लटका रहेगा फिर? मामला तो फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है तकरीबन। वो एड्रेस नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये लोग असासे मुंजमदी रखेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा ही चलें, एक सालसी की से ही किरदार कर ले, जिस तरह से एंटोनियो का बयान सामने आया, कोई और इस तरह की बैठक करा दी जाए बड़ी। इज़ इट पॉसिबल? असल में हुआ ये है ना बेसिकली कि तालिबान जो शुरू में जिस तरह वो अप्रोच कर रहे थे 2019 में, 2020 में, जिस वक्त निगोसिएशंस कंटिन्यू थी, वो विजिट कर रहे थे रशिया का, ईरान का, डिफरेंट कंट्रीज का, चाइना का, तो उन्होंने एक गुडविल क्रिएट कर ली थी। पीपल थॉट के तालिबान हैव चेंज। मैं आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। पीपल थॉट के तालिबान हैव चेंज, दिस इज 2.0 तालिबान, सो दे माइट बी डिफरेंट, दे आर मॉडरेट्स नाउ, ठीक है। लेकिन जिस तरह तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को बुनियादी तौर पे, दे थॉट इट बेसिकली इट्स अ वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट दैट दे हैड साइंड, ठीक है, यूनिलैटरलिज्म एंड सो ऑन, जिसकी वजह से बेसिकली वो जो गुडविल थी वो कंप्लीटली फॉरन लूज कर गए। इनफैक्ट विज विज चाइना लूज कर गए, विज विज रशिया लूज कर गए, एंड विज विज नेबरिंग कंट्रीज भी इवन लूज कर गए वो। तो वो उसकी वजह से, तो वो अगर स्टेप इस तरह ना होता, अगर बेसिकली ये जो टेक ओवर ऑफ काबुल होता, ये निगोशिएटेड होता बुनियादी तौर पे, तो हमें इस किस्म की तालिबान को सिचुएशन फेस ना करनी पड़ती जिस तरह वो अभी फेस कर रहे हैं। चलिए, वजह क्या है वो तो सबके सामने है, लेकिन अब हल तलाश किया जा रहा है, जो जिसका सिरा जो है वो कहीं से पकड़ में नहीं आ रहा है। एक सिरा मिल जाए तो चलें उस पर चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, और मैं तो इसको इस तरह ऐड करूंगा कि वंस मोर वी आर बैक टू प्री 9/11। जो प्री 9/11 से सिचुएशन थी, हम लोग वहीं पहुंचे हुए हैं। वही ग्रुप देखिए अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। अगर बुनियादी तौर पे इस सिचुएशन को अभी अरेस्ट ना किया गया, कंट्रोल ना किया गया, तो ये बुनियादी तौर पे काफी खतरा दुनिया के लिए दोबारा बन सकते हैं। हाँ, दुनिया के तो लिए ये आपने बिल्कुल बजा तौर पर सही लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि सिर्फ वहाँ के अवाम के लिए नहीं है, जिस तरह से एंटोनियो गुतेरेस कह रहे हैं, इसको जरा वसी पैमाने पर देखना होगा। ये वहाँ के अवाम के लिए नहीं, ये दीगर जो आसपास ममालिक हैं उनके लिए भी नहीं, बल्कि जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना कि पूरी दुनिया के लिए ये खतरनाक हो सकता है, इस चीज़ को समझना चाहिए, मामले की नज़ाकत को समझना चाहिए, और फौरी तौर पर चलें। नॉर्वे में मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, इन्हीं से अल्लाह करे कि कोई ना कोई नतीजा निकले। बार बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद अदनान बुखारी साहब। और ऐड कर देता हूँ जी सर, कर देता हूँ। वो सिर्फ ये है कि ये एक अच्छी बात है कि लास्ट टाइम जब तालिबान की हुकूमत थी 1996-2001 में, तो लोग दुनिया तालिबान को एंगेज नहीं कर रही थी। इस दफ़ा ये पॉजिटिविटी है कि तालिबान को लोग एंगेज कर रहे हैं, डिस्पाइट देयर एप्रीहेंशंस, डिस्पाइट देयर शॉर्टकमिंग्स, डिस्पाइट देयर ऑल देयर फियर्स, वो फिर भी एंगेज कर रहे हैं कि हमने इनको प्रॉब्लम्स को जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये काउंटर टेररिज्म का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसको हम किसी तरीके से एंगेजमेंट के जरिए, तो ये एक पॉजिटिविटी है बेसिकली। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद अदनान बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर हैं अफगान उमूर के, अफगानिस्तान ही के हवाले से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, जहां अफगान तनाज़ा कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे रहा था कि अब चूंकि तालिबान वहाँ पर हुकूमत संभाल चुके हैं, जैसे भी संभाली है उन्होंने, किसी भी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी हुई है, जो भी मामला हुए हैं, अमेरिका खुश नहीं है, यूरोपीय ममालिक खुश नहीं है, दीगर ममालिक खुश नहीं, लेकिन चलिए जी अब हुकूमत संभाली है तो अब मामला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर होते दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, नॉर्वे में इन मामला को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी प्रोग्राम में हमें रुख करना है एक ऐसी जगह का
जहां बहुत कोशिश की गई कि मामला सही हो जाएं, लेकिन मामला अभी तक सही नहीं बल्कि मजीद मुतनाज़े होते दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका और रूस में जो जंग के बादल मंडाने लगे हैं उनकी। अमेरिका और बरतानिया ने कैफ से अपने गैर ज़रूरी जो सिफारती अमला है और उनके जो अहले खाना है उनको वतन वापस आने का हुक्म दे दिया है। सिफारती अमले को वापस बुलाने का फैसला रूस की जानिब से यूक्रेन पर मुसलसल हमले की धमकियों के बाद किया गया है। अच्छा, आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि हम इमदादी पैकेज देने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के लिए, लेकिन वजह क्या है, क्यों ये जो तनाज़ा है ये इतना मुतनाज़े रुख जो है वो अख्तियार कर गया है? क्योंकि पहले दिन से जिस दिन से हम ये स्टोरी कवर कर रहे हैं, आप तक सारी अपडेट्स पहुँचा रहे हैं, हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि मुसलसल रशिया की जानिब से कहा जाता रहा है कि जी मुझे तो अटैक करना ही नहीं है यूक्रेन के ऊपर, ये तो मेरी फौजी मशकें हो रही हैं सारी। लेकिन अब जब ये धमकियां दी जा रही हैं यूक्रेन की जानिब से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका के जो कंसर्न थे वो कहीं ना कहीं सही थे। लेकिन क्या ये आगे भी सही हो सकते हैं? यूक्रेन पर जंग हो सकती है, रशिया अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है? पहले एक पैकेज देखते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। रूस अमेरिका जेनेवा मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों में जंग के बादल मुंडला रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर नाटो की फौजी तंसीबात का अमल भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब रूस ने भी सरहद के करीब अपनी फौज की सफ बंदी करना शुरू कर दी है। अमेरिका ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से अपनी गैर जरूरी सफारती अमले और अहले खाना को वतन वापस आने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने तस्दीक की कि ये फैसला रूस की जानिब से यूक्रेन पर मुसलसल हमले की धमकियों के बाद किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन में फौजी मुदाखलत का इंतखाब किया तो रूस को उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक अमेरिका ने रूस के खिलाफ मुहलिक हथियारों की 90 टन वजनी खेप यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में पहुंचा दी है। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को दी जाने वाली मुहलिक हथियारों में फ्रंट लाइन डिफेंस में इस्तेमाल होने वाला असला भी शामिल है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दिसंबर में यूक्रेन के लिए $200 मिलियन सिक्योरिटी पैकेज की मंजूरी भी दी है। दूसरी जानिब रूस बारहा ये बावर करा चुका है कि उसका यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं है, ताहम वो अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। रूस और यूक्रेन के माबैन जारी हालिया तनाज़े में जर्मन वजीर दिफा का कहना है कि कैफ हुकूमत को असलहा फराम करना खारिज इम्कान है। उनकी कोशिश है कि इस बहरान के खात्मे के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल किए जाएं, न कि असला फराहम करके इसको मजीद हवा दी जाए। और यूक्रेन रूसी अस्करी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया ने यूक्रेन को अमरीकी असला फराहम करना शुरू कर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तर्जमान ने यूक्रेन को मगरबी हथियारों की फराहमी को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए कहा था कि वो तनाव कम करने के लिए कुछ नहीं करते। रूसी हुकाम के मुताबिक मगरब ने उनके अहम मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। नाटो में यूक्रेन को कभी भी रुकन के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा। रूस की सरहदों के करीब कोई इत्तेहादी तैनात नहीं किया जाएगा और ये कि वो वस्ती और मशरकी यूरोप से अपनी अफवाज को वापस बुला लेगा। रूस ने बरतानिया के इस इल्जाम की भी तरदीद की है कि वो यूक्रेन में अपनी मर्जी की हुकूमत लाने के लिए कोशिश कर रहा है और लंदन से कहा है कि वो नॉनसेंस बातें फैलाना बंद करें। बिल्कुल जी, नॉनसेंस बातें जो हैं रशिया को ऐसा लग रहा है कि उस हवाले से फैलाई जा रही हैं। कोई इनमें कहीं ना कहीं कोई सेंस है, नहीं है, या अमेरिका है, यूके है, या दीगर ममालिक जो हैं ऐसे ही इस तरह की बातें किए चले जा रहे हैं? ये सारी हम चीज़ें जान लेते हैं डॉक्टर खालिद बाजवा साहब से। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ा महारत रखते हैं, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद साहब। डॉक्टर साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? खालिद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? नहीं जी, हम दोबारा से कोशिश कर लेते हैं कि डॉक्टर खालिद बाजवा साहब से हम रब्ता कर लें। बात हमें यूक्रेन के हवाले से करनी है जी। मामला शुरू तब हुआ था जब हमने देखा कि रशिया ने अपने कुछ फ़ौजी जो हैं, अपने जो कुछ दस्ते हैं फ़ौज के, वो यूक्रेन के बॉर्डर पर लाकर खड़े करना शुरू कर दिए। अच्छा, अमेरिका को ये लगा तभी से कि यूक्रेन पर अटैक की तैयारी की जा रही है रशिया की तरफ से। फिर हुआ क्या? ये दावा किया गया कि जी हम जो अपनी सैटेलाइट के ज़रिए देख रहे हैं वो हमें सारी रशिया की प्लानिंग लग रही है कि वो यूक्रेन पर अटैक करना चाहता है। तो फौरी तौर पर जो मुज़ाकरात
का सिलसिला है वो शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन इन मुज़ाकरात का आगाज़ किससे हुआ? इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ धमकियों से। और ये धमकियाँ किसने दी जी? ये धमकियाँ दी गई अमेरिका की जानिब से। साफ साफ ये कह दिया गया रशिया से जी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये आपके हक में बेहतर नहीं होगा, आपको इसका खमियाजा, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि रशिया की जानिब से एक बड़ा सख्त जो रिएक्शन है वो सामने आया। सख्त रिएक्शन क्या था? पहले तो उसने इस बात की तरदीद कर दी, इस बात से साफ वो मुकर गया। उसने कहा कि जी मैं तो यूक्रेन पर अटैक करना ही नहीं चाहता हूँ। ये जो फौजी जो आप अपनी सेटेलाइट के थ्रू देख रहे हैं, जो आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मैं अटैक करने के लिए जमा कर रहा हूँ, ये तो मैं फौजी मशकों के लिए जमा कर रहा हूँ। मेरा तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं है जो आप चीज़ें दुनिया में फैला रहे हैं। अच्छा, पहले अमेरिका ने ये बात की, उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो बहुत सारे यूरोपीय ममालिक हैं वो भी कूद पड़े। उन्होंने भी कहा कि जी जो रशिया है वो इसी तरह की हरकत करना चाह रहा है यूक्रेन में, अपनी जो है ख़ासतौर पर अभी आज जैसे बरतानिया ने ये बात की है कि जी अपनी हुकूमत जो है, अपनी मर्ज़ी की जो हुकूमत है वो कायम करवाना चाह रहा है यूक्रेन के अंदर, इसलिए ये सारा ड्रामा जो है रचाया जा रहा है। लेकिन रशिया जो है शुरू से इस चीज़ की तरदीद करता चला आया है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि जी तमाम ममालिक, चाहे वो यूके हो, दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो हो, अमेरिका हो, इन सब का एक तरह से इकट्ठ हो चुका है इस एक मामले पर कि अगर यूक्रेन पर अटैक होता है तो फिर हम सबको रशिया के ऊपर सख्त पाबंदियां लगानी हैं, रशिया को इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब देना है। ये सारी चीज़ें चल रही थी, साथ ही साथ मुज़ाकरात भी चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका चाह रहा था कि उसकी रशिया की तरफ से मान ली जाए, और बहुत सारी चीज़ें रशिया ये चाह रहा था कि अमेरिका उसकी मान ले। लेकिन यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो हमने देखा कि इन मुज़ाकरात के बावजूद, इन मीटिंग्स के बावजूद जो है वो बहुत ये तनाज़ा जो है बढ़ता चला गया, और अब ये यहाँ तक पहुँच चुका है कि अमेरिका ने जो उसका गैर ज़रूरी जिनकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी अमले की, सिफारती अमले की, उससे कहा है कि जी आप अपनी फैमिलीज़ के साथ फ़ौरी तौर पर अमेरिका वापस पहुँच जाएँ। जो और दीगर लोग मौजूद हैं इस वक्त रशिया के अंदर, उनसे भी कहा गया है कि जी आप वापस पहुँच जाएँ और आपको वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा किया गया है? इसलिए ऐसा किया गया है कि अमेरिका की जानिब से जो पहले सिर्फ बात एक की जा रही थी कि जी रशिया अटैक कर सकता है, अब अमेरिका में ये तासुर पाया जा रहा है, बाइडन को ये दिखाई दे रहा है, उनके इंतज़ामिया को ये दिखाई दे रहा है कि जी बिल्कुल वो वक्त करीब आ चुका है जब यूक्रेन पर ये अटैक हो सकता है, तो उसे अपने शहरी यहाँ से वापस बुला लेने चाहिए। और यही सारी चीज़ें की गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो हम इसमें देख रहे हैं कि रशिया मुसलसल इन चीज़ों की तरदीद करता चला आया है। और आज के दिन तक जब हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जी 1 लाख से ज़्यादा फ़ौजी जो हैं वो जमा कर लिए गए हैं यूक्रेन की सरहद पर रशिया की जानिब से, अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी हमारी जो अफवाज हैं वो तो वहाँ अटैक के लिए हैं ही नहीं। अमेरिका और यूरोप जो हैं इसी बिना पर यूक्रेन को फ़ौजी और माली इमदाद भी फराहम किए चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इतनी बड़ी इमदाद दी क्यों जा रही है? और अगर वाक़तन ऐसा है, अटैक हो सकता है, यूक्रेन और रशिया के माबैन कुछ हो सकता है, तो इससे अमेरिका के क्या अगराज़ व मकासद जो हैं वो जुड़े हुए हैं? क्यों अमेरिका इतना सरगर्म हमें दिखाई देता है? क्यों जो यूरोपीय ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले पर हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं? तनाज़ा तो और भी बड़ी सारी जगहों पर है, तनाज़ा तो हमें शाम के अंदर भी दिखाई देता है, तनाज़ा तो हमें यमन के अंदर भी दिखाई देता है, तनाज़ा तो और बहुत सारी जगहों पर हैं। उनमें इतना इंटरेस्ट शो क्यों नहीं किया जाता है? ये मामला इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है? इस पर हम बात करेंगे जी। डॉक्टर खालिद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आई होप मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत माजरत, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे शायद हम आपसे उस वक्त बात नहीं कर पाए जिस वक्त चाहे थे, लेकिन बहरहाल जी डॉक्टर खालिद बाजवा साहब ये फरमा दीजिएगा पहले तो ये चल क्या रहा है? अगर अटैक ही नहीं करना है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, तो फिर ये इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा तनाज़ा बनाने की इसको ज़रूरत क्या है? यूरोपीय ममालिक भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, यूके का भी आज बयान सामने आ गया है, उस पर नाराज़गी भी सामने आ रही है रशिया की जानिब से, और फिर अमेरिका जो है वो अपने गैर ज़रूरी सिफारती अमले और अहल खाना को वापस आने का हुक्म भी दे देता है। तो सिचुएशन तो कुछ ऐसी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है जैसे अब कुछ हुआ वहां पर और अब कुछ हुआ, कुछ हो रहा है वहां पर वाकई यूक्रेन पर? नहीं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, इसलिए पूरी दुनिया हिली हुई है। लेकिन आपको इसमें एक पर्सपेक्टिव जो है ना वो डिफरेंट से भी देखना होगा। रशिया तो इसलिए कर रहा है कि जो यूक्रेन है ये उसकी सॉफ्ट वैली है बेसिकली, और रशिया नहीं चाहता कि नेटो जो है वो इधर आ जाए या अमेरिकन इन्फ्लुएंस इधर बहुत ज्यादा हो, अदरवाइज दे फील थ्रेटेंड। लेकिन अगर आपको याद हो तो ट्रम्प के दौर में अमेरिका फर्स्ट वाज द पॉलिसी, और वो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को तकरीबन छोड़ ही दिया हुआ था, और उन्होंने कहा था कि यूरोपियन जो है वो अपनी दफा खुद करे। लेकिन अब जब से बाइडेन आया है
तो इसने इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स दोबारा शुरू की हैं। हाँ तो जी। अमेरिका को ये एक मौका मिला है कि वो दुनिया में को और यूरोप को ये बावर कराए कि अमेरिका इज बैक। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अभी जब यूक्रेन की बात हो रही है, अमेरिका भी ज़ाहिर है साथ दे रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए तकरीबन 1.25 अरब यूरो का इमदादी पैकेज जो है वो मुख्तस कर दिया है। यूरोपीय यूनियन का कहना यह है कि इस रकम की अदायगी जो है वो हंगामी कर्जे के तौर पर की जाएगी। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन का ख्याल है या फिर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमदाद के नाम पर ये कर्जे थमाए जा रहे हैं जो यूक्रेन की हुकूमत को वापस भी करना होंगे, क्योंकि ये तो कर्जे कहा जा रहा है, असलहा भी फराम किया जा रहा है, रशिया का कहना ये भी है, तो ये क्या गेम चल रही है सर? नहीं, गेम तो बड़ी सीधी सी है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा अपने इंटरेस्ट को ही देखा जाता है और उसी को सॉल्व किया जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो जो यूरोपियन यूनियन ने ये इस एड का ऐलान किया, जो कर्ज का ऐलान किया है, डेफिनेटली जो यूक्रेन है वो एक बफर स्टेट के तौर पे है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड रशिया। सो यूरोपियन यूनियन का ख्याल तो है, लेकिन वो अपने लिए है, और ये जो कर्जा है, कर्जा तो हमेशा वापस करना ही होता है, तो यूक्रेन को वापस करना होगा। लेकिन इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है इस अगर ये बात बढ़ती है तो, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन का लॉस है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन डिपेंडेंट है रशियन एनर्जी पे। ठीक है, तो अगर ये सारा कुछ होता है तो जो लॉस है ये तो 1 बिलियन तो बड़ी छोटी अमाउंट है। The loss could run into trillions of dollars for a European Union. तो रशिया के इसमें क्या नुकसान है? अगर 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 रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसका भी तो कोई नुकसान होगा ना, जिससे उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है सबकी जानिब से। क्या हो सकता है उसके खिलाफ अगर ये सब होता है, अटैक वाला मामला? जो रशिया की इकोनॉमी है, जिस तरह यूरोप डिपेंडेंट है रशियन एनर्जी पे, तो रशियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन। तो अगर उसकी एक्सपोर्ट्स ये रुकती हैं तो जो इकोनॉमी है वो टम्बल डाउन होगी रशिया की, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन की भी होगी, और इसके साथ साथ फिर आप देखें तो इसका वर्ल्ड इफेक्ट भी होगा और दुनिया के तमाम ममालिक जो है उससे मुतासर होंगे और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लम करेगी। तो रशिया का ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कि अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि रशियन एक्सपोर्ट्स पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो रशियन एनर्जी जो है उसकी सप्लाई बंद हो जाए और यूरोप सफर करे। लेकिन अमेरिका जो है दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रशियन एनर्जी। सो इसका एक ये इफेक्ट भी हो सकता है कि रशिया का ये जो प्लाई है वो इसलिए है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में एक स्प्लिट क्रिएट की जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी फ्रॉम रशिया वेयर एज अमेरिका इज नॉट। सो अगर ये होता है, सारा कुछ आगे बढ़ती है बात, तो लॉस तो यूरोपियन यूनियन का बेशुमार होगा। ठीक है, अमेरिका का कोई उस तरह से लॉस नहीं है, तो फिर वजह क्या हुई है कि जो 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 जेनेवा में जो मुज़ाकरात हुए थे, अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हैं, रूसी वज़ीर ख़ारिजा हैं, ये मिलकर बैठे, मामला तय करने की कोशिश की, फिर डेडलॉक कहाँ पर आया? क्यों नहीं हल हुआ मामला? डेडलॉक तो इसलिए आया कि अमेरिका चाहता है कि वो रशिया की सॉफ्ट वैली के करीब रहे, और रशिया ये चाहता है कि जो नेटो की प्रेजेंस है और अमेरिकन प्रेजेंस है वो उससे दूर रहे। ठीक है। रशिया इसको इक्वेट करता है, अगर आपको याद हो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, जब रशिया ने मिसाइल जो है क्यूबा में फिट किए थे और अमेरिका ने कहा ये तो हमारी सॉफ्ट वैली में आ गया, यू हैव टू गेट आउट अदरवाइज वी विल अटैक रशिया, और देन रशिया ने उधर से मिसाइल हटा लिए। तो अब ये रशिया ये कह रहा है कि अगर यूक्रेन में नेटो आता है और इसका आपके सारे मिसाइल इधर फिट होते हैं, तो हम भी क्यूबा में और साउथ अमेरिका में अपने मिसाइल फिट करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे सर एक बात बता दीजिएगा, ये जो हमने अपने इंट्रो में भी बताई है, इस पैकेज के अंदर भी बताई है, बरतानिया की जानिब से ये जो बयान सामने आया है कि जी रूस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन में उसकी मर्ज़ी की हुकूमत आए और उसके लिए वो ये सारी कोशिशें कर रहा है। बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा के मुताबिक यूक्रेन में जो रूसी फ़ौजी मुदाखलत है वो रूस की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक गलती होगी जिसकी भारी कीमत भी उसको चुकाना पड़ेगी। लेकिन रूस हम सर ये देख रहे हैं कि मुसलसल इसकी तरदीद करता हुआ आ रहा है। अब ये जो बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा की जानिब से किए गए दावे हैं
कितनी सदाकत है इनके अंदर? वाकई रशिया यही चाहता है कि उसकी मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो कायम हो जाए यूक्रेन के अंदर, तो फिर ही इज़ फाइन विद दैट, उसको बस यही चाहिए है। अगर आपको याद हो तो 2013 में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो उससे पहले तो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी यूक्रेन में। जब 13 के बाद द प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आई, रशिया चाहता तो है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आया मिलिट्री एक्शन के जरिए ऐसा हो सकता है? तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट्स अ ह्यूज गैम्बल ऑन द पार्ट ऑफ रशिया कि उसको पूरा मुल्क इसमें ऑक्युपाई करना पड़ेगा, कैपिटल ऑक्युपाई करना ही पड़ेगा, और देन एक उधर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। आई डोंट सी के दिस इज पॉसिबल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बस चलते चलते ये बता दीजिएगा कितना वक्त है इस सारे मामले का, वो क्या कहते हैं कि चलें कोई ड्रॉप सीन है व्हाटएवर, ये वो अटैक हो सकता है तो उसमें कितना टाइम है, मामला ख़त्म हो सकता है तो उसमें कितना टाइम है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा अटैक ऑन द कार्ड है। जो रशियंस हैं वो जो फौजों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है यूक्रेन बॉर्डर पे, और उसमें उन्हें एक सक्सेस हुई है कि अमेरिका और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसकी सारी अटेंशन अब रशिया पे है, और रशिया इससे ये फायदा उठाएगा कि कुछ डिमांड्स जो है अपनी पूरी करवाएगा, और हो सकता है कि वो ये डिमांड पूरी करवाने में कामयाब हो जाए कि जो नेटो है और जो अमेरिकन है, they won't have a great many presence in Ukraine and former Soviet states. ठीक है जी, लेट्स सी क्या मामला होता है, क्या रुख इख्तियार करता है। बहरहाल अमेरिका ने तो अपने लोग जो हैं वहाँ से वापस बुलाना शुरू कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। थैंक यू सर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रशिया और यूक्रेन के मामले के हवाले से। एक और मामला, उसमें भी पहले हमने अफ़गानिस्तान की बात की है, वहाँ भी ज़ाहिर है अमेरिका ही का जिक्र आता है। उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे यूक्रेन मामले की रशिया के साथ, वहाँ पर भी अमेरिका का तनाज़ा दिखाई देता है। एक और जगह की बात कर लेते हैं, वहाँ भी तनाज़ा अमेरिका ही का है। उस मुल्क से मैं बात कर रही हूँ ईरान की। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पहले ही सुस्त रवि का शिकार थे, लेकिन अब अमेरिका ने मुज़ाकरात की राह में एक और रुकावट खड़ी कर दी है। नाज़रीन, अमेरिका के जो खुसूसी एलची हैं बराए ईरान और चीफ मुज़ाकरातकार रॉबर्ट मिली, उनकी जानिब से बयान ये सामने आया है कि ईरान के साथ अमेरिका के किसी मुआहदे पर इत्तेफाक का उस वक्त तक इम्कान नहीं है जब तक तेहरान अपनी कैद में मौजूद 4 अमरीकियों को रिहा नहीं कर देता है। रॉबर्ट मिली ने गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू की है और कहा है कि ईरान में 4 अमरीकी कैदी और जौहरी मुज़ाकरात अलहदा मामला है, लेकिन साथ ही जौहरी मुआहदे को इन कैदियों की रिहाई से मशरूत करने का इशारा भी दे दिया है। उनका कहना यह था कि दोनों अलहदा मामले हैं और हम दोनों पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि 4 अमरीकी ईरान की कैद में हों और वो जौहरी मुआहदे में वापस आ जाएं। साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान से बराह रास्त बातचीत कर सकता है, तो रॉबर्ट ने कहा कि इस मामले से कोई बात हुई नहीं है, कोई उन्हें सुनने को मिली नहीं है, लेकिन अमेरिका अगर ऐसा कुछ होता है, ईरान की जानिब से कुछ ऐसा कहा जाता है, तो उसका खैर मकदम करेगा। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान ने जासूसी के इल्ज़ामात में दर्जनों दोहरी शहरियत रखने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया था, जबकि तेहरान का मौक़िफ़ ये रहा है कि ईरानी इंतज़ामिया सियासी मकासद के लिए किसी भी गैर मुल्की शहरी को कैद नहीं करती है। दूसरी जानिब अमरीकी तर्जुमान का बयान के बाद ईरान की जानिब से 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए किसी भी अमरीकी पेश की शराइत को मुस्तरद कर दिया गया है। बयान में तेहरान और आलमी ताकतों में मुज़ाकरात की सुस्त रफ्तार के लिए भी वाशिंगटन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान कहते हैं कि ईरान में अमरीकी कैदियों की रिहाई के बारे में अमरीकी एहलकार के तबसरे सिर्फ अमरीका में पॉइंट स्कोरिंग के लिए हैं। इनका तो इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद भी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं। अब ये मामला क्या है जी, ये हम ज़रा बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश कर लेते हैं। उवैस सलीम साहब से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में हमारी रिक्वेस्ट पर मौजूद होते हैं, आज भी हमें ज्वाइन करें। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। उवैस साहब की आवाज़ नहीं आ रही है जी मुझ तक। उवैस साहब प्लीज़ कुछ फरमाइएगा, अब तक आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपको मेरी, मुझे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक है। जी जी उवैस साहब, अब मैं आपको कुछ ना कुछ सुन पा रही हूँ, किसी हद तक शायद यहाँ से कुछ इशू है। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा उवैस सलीम साहब, पहले तो ये इतना मामला फैल चुका है, जौहरी तनाज़े पर बात होती है, मुज़ाकरात होते हैं कि किसी जगह पहुँच नहीं पाते हैं, एक दफ़ा फिर से ये मामलात जो हैं ये हाईलाइट हो रहे हैं। अभी फिर अमेरिका जो है वो एक नई शर्त लेकर आ गया है, और ये जो रॉबर्ट साहब हैं इनको तो लगता है शायद सर खुद ही समझ में नहीं आया इस इंटरव्यू में कि उन्होंने
में कहना क्या है? एक जानिब कह रहे हैं जी कि वो 4 अमेरिकी जो लोग हैं वो मामला अलग है, ये जो मामला है ये वो है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि जी ईरान के साथ हम कोई इस तरह का मुआहदे में वापस आ जाएं जब हमारे शहरियों के साथ ये सलूक है वहाँ पर। तो सर ये क्या मामला है, क्या चाह रहा है अमेरिका? जी शुक्रिया। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि ये दोनों मामलात जो हैं वो पैरेलल चलते रहे हैं। अमेरिका ईरान से अपने शहरियों की हवालगी का मुतालबा भी करता रहा है, इस पर एहतजाज भी करता रहा है, और साथ साथ जो ये जौहरी मुआहदा है इस पर बातचीत के लिए भी जब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उस पर बातचीत की कोशिशें होती रही हैं। रॉबर्ट मैली जो हैं वो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं इसमें, लेकिन उसके लिए उस कॉन्टेक्स्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है जहां उन्होंने ये गुफ्तगू की है। बैरी रोजन एक 77 साला अमरीकी साबिक सफारतकार हैं जो पिछले 5-6 दिन से हंगर स्ट्राइक किए हुए हैं, भूख हड़ताल पर हैं वियना में, और उनकी ये डिमांड है कि जब तक ये जो यरगमाली हैं जिनको जो कैद में है ईरान की, उनको वापस नहीं लिया जाता, अमेरिका को यह मुआहदा नहीं करना चाहिए। और ये याद रहे कि बैरी रोजन खुद उन 50 लोगों में शामिल थे 1979 में जब तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला हुआ था। 50 लोग जो हैं वो यरगमाल बना लिए गए थे और तकरीबन 1 साल तक ईरान की कैद में रहे थे। ये उस ग्रुप में शामिल थे, तो जाहिर है कि उनका अभी तक उस हवाले से जो है वो एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ मौजूद है। तो उनसे मिलने के लिए जब ये रॉबर्ट मैली गए थे जो ईरान के लिए अमरीकी एलची हैं, उस मौके पर यह गुफ्तगू हुई और वो उनको आमादा करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी भूख हड़ताल जो है वो उसको ख़त्म कर दें। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखें तो आपको ये समझ आएगी कि क्यों उस मौके पर ये गुफ्तगू करना और सवालों का इस तरह से जवाब देना शायद रॉबर्ट मैली के लिए ज़रूरी था। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा उवैस साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, कुछ अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात कर लें, पिछले दिनों भी हमने जब इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे तो नाज़रीन को बताया था कि यूरोपीय यूनियन मुसलसल ये बात बावर करा रही है कि अमेरिका और ईरान में मुआहदे का बहुत कम वक्त रह गया है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा था यूरोपीय ममालिक में एक गुफ्तगू के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था। ऐसे में अब ये जो रॉबर्ट की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ये जो बयान सामने आया है, क्या ये मगरबी ममालिक में जो चाह रहे हैं कि चले जी कोई एग्रीमेंट हो जाए और अमेरिका में कुछ इख्तलाफात ला सकता है ईरान को लेकर इस मामले पर, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, फिर अमेरिका की जानिब से इस तरह के बयान आ जाते हैं जो कुछ होने नहीं देते, तो इख्तलाफ राय हो सकता है कुछ? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कोई इख्तलाफ राय होने का इम्कान है, क्योंकि अच्छा। एक तो इसमें अमरीकी शहरी यकीनन है, लेकिन हाँ एक जी। जो अमरीकी शहरी हैं मुराद ताबाज जो इन 4 कैदियों में शामिल हैं, जी उनके जी। पास बरतानवी शहरियत भी है, तो ज़ाहिर है बरतानवी हुकूमत का भी उसके साथ स्टेक डेवलप हो जाता है। फिर यूरोपियन यूनियन का हम खास तौर पर देखते हैं कि बारहा जो कंसर्न है वो सामने आता है ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर। तो ये एक ऐसा कंसर्न है जिसको अगर सामने रखेगा टेबल पर अमेरिका, तो उसके लिए अपने इत्तेहादियों को आमादा करना बहुत आसान होगा। आसान होगा। लेकिन जो डिवाइड है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपके मैंने जिक्र किया था, जी। वो मगरबी ममालिक में और जो ईरान के साथ कैंप में ममालिक खड़े हैं जिनमें रूस और चाइना शामिल है, उनके दरमियान है। और आपकी नज़र से ये खबर यकीनन गुजरी होगी कि चंद रोज पहले रूस ने ये पेशकश की थी कि ईरान एक टेम्परेरी किस्म के मुआहदे पर तैयार है अगर अमेरिका उस पर आमादा हो जाए, लेकिन उस पर भी अभी कोई पेशरफ्त ज्यादा नहीं हुई है। नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा ये जो कैदियों का मामला है, इस पे सर मैं चाहूँगी कि थोड़ा और हम बात कर लें डिटेल में। ईरान बार बार ये कह रहा है ना कि वो अमेरिका के साथ कैदियों के मुकम्मल तबादले के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन तर्जुमान ये भी कह रहे हैं कि ईरान में जो अमेरिकी हैं वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सैकड़ों ईरानी जो हैं वो अमेरिकी जेलों में गैर मुनसिफाना तौर पर कैद रखे गए हैं जिनका कोई जुर्म भी नहीं है। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है उन्होंने तो जुर्म किया हुआ है, वो तो सर्टिफाइड है कि जी उन्होंने कुछ ना कुछ किया है तो हमने कैद रखा हुआ है, अमेरिका ने तो खामखा हमारे लोग जो उनको कैदी बना के रखा है। अच्छा थोड़ा माजी में भी अगर हम देख लें तो दोनों ममालिक में कैदियों का तबादला भी होता रहा है ना सर, तो अब क्या ईरान इस मामले को समझेगा, अपने मफाद में इस्तेमाल करेगा, अमेरिका से कैदियों की रिहाई का मुतालिबा कर सकता है कि ठीक है जी इसको इस तरह से कर लेते हैं कि आप हमारे कुछ कैदी छोड़ दें जिनका कोई गुनाह नहीं है, कसूर नहीं है बकौल ईरान के, तो फिर हम इनको वो कर देते हैं?
Is that possible? देखिए, ऐसा मुतालबा तो यकीनन सामने आ सकता है और ये भी हो सकता है कि इन हाँ, कैदियों की जो कंडीशन है उसके हवाले से कोई गिव एंड टेक हो जाए। ठीक जैसे है। ये जो 4 अमरीकी शहरी ईरानी कैद में हैं, इनमें से एक जो है वो बाप-बेटा हैं, 85 साला वालिद हैं और उनके 50 साला साहबजादे हैं। ये बिज़नेसमैन थे हम्म। अमरीका में। उन्हें जो मगरबी ताकतें हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। तो वो जो वालिद हैं उसमें 85 साला, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है और उनका जो डेथ सेंटेंस था उसको तब्दील कर दिया गया था उस वक्त में जो उन्होंने जेल में गुजारा। सो वो अब इस वक्त कैद में नहीं है, लेकिन उन पर पाबंदी है कि वो ईरान से बाहर नहीं जा सकते। सो अगर इन कैदियों को इस तरह की कोई रियायत मिल जाए ईरान के अंदर भी, तो मुमकिन है कि कोई बातचीत आगे बढ़ सके। लेकिन अभी इस हवाले से यकीनन कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या ईरान भी जवाब में अपने इस तरह के मुतालबात रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, क्योंकि दोनों फरीक इस वक्त निगोसिएशन टेबल पर हैं और ठीक है। उसमें जब गिव एंड टेक पर बात आएगी तो ये देखा जाएगा कि कौन क्या लेवरेज जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल करता है। अच्छा सर, ठीक है, आप हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगी कि एक और मामले पर हम बात कर लें जो बड़ा अहम है। शाम का मामला सर, जहां दाइश के जंगजू जो हैं, आपके इल्म में है कि उन्होंने एक जेल पर हमला कर दिया है। 200 से ज़ायद हमला आवर जो हैं वो जेल में अपने साथियों की रिहाई के लिए दाखिल हो चुके हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि जेल में कैद जो बच्चे हैं उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, ये जो इतना बड़ा हमला हुआ है, इसके साथ आपको नहीं लगता है कि दाइश ने ख़तरे की घंटी बजा दी है पूरे ख़ास तौर पर इस खत्ते के लिए? इस वक्त जो महाजराई जारी है, इससे क्या आप समझते हैं कि जो शामी कुर्दिश फोर्स है वो निमट सकती है या नहीं? अभी हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जो है दीगर बड़े ममालिक को दिखानी होगी सर वैसा। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये हालात अभी मज़ीद ख़राब होंगे और अच्छा। अगर आप हालिया तारीख को देखें तो अफ़गानिस्तान से जब अमरीकी फ़ौजें निकली, तब भी इस ख़दशे का इज़हार किया गया था कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट में दाइश की मौजूदगी, बल्कि अफ़गानिस्तान में दाइश की मौजूदगी जो है, वो भी इन फ़ौजों के निकलने के बाद उनको रीग्रुप होने में मदद देगी। तो इस वक्त जो ये मामला चल रहा है उसमें भी अभी पेंटागन की तरफ से बयान सामने आया है कि जो अमरीकी एयरफोर्स है उसने सीरियन फोर्सेस के साथ मिलकर जी। हवाई हमले किए हैं दाइश के ठिकानों पर। अमरीकी फौज की मदद हासिल है इस वक्त सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन उसके हाँ, बावजूद ये मामला जो है मुझे नहीं लगता कि जल्दी सेटल होने वाला है। इसमें ठीक है। यकीनन अभी मजीद खराबी भी पैदा होगी और इस हवाले से दीगर जो आलमी ताकतें हैं और जो इस खत्ते के दीगर ममालिक हैं उनको भी सर जोड़कर बैठना होगा और कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। ठीक है जी, सर जोड़कर बैठना होगा, हल ढूंढना होगा, वरना आप ये समझ रहे हैं कि सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। उवैस सलीम साहब, आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे थे। नाज़रीन, आप उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू का तज्ज़िया जान रहे थे। शाम के हवाले से भी हमने जिक्र किया है जहाँ दाइश के जंगजू जो हैं वो अटैक कर चुके हैं। सूरत हाल मजीद गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है और उवैस सलीम साहब भी यही फरमा रहे थे अगर फ़ौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बहरहाल जी, आगे बढ़ना है, प्रोग्राम के ख़त्म होने का भी वक्त हो रहा है, लेकिन आपको बताएं कि चलते चलते जाते जाते में बात करनी है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जो एक ही हफ्ते में 2 बार खिताब के दौरान गलती करने पर सोशल मीडिया पर भारतीय वज़ीर आज़म हैं चूँकि वो तो एक बार फिर से मजाक का निशाना बन गए, क्योंकि वज़ीर आज़म से प्राइम मिनिस्टर से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता ना इस तरह की गलतियाँ। अच्छा, वो कर क्या रहे थे? वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तकरीब थी, बड़ी अहम तकरीब, जिससे अपनी हुकूमत के नए प्रोग्राम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में बता रहे थे कि अचानक उनकी ज़बान फिसल गई और जो वो कहना चाहते थे वो तो नहीं कहा, लेकिन उसकी बजाय कुछ और ही कह गए। मोदी से ये गलती क्या हुई? लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह तरह की मीम्स बनाना शुरू कर दी, तरह तरह के तबसरे करना शुरू कर दिए। मोदी से हुआ क्या है, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी का आजकल अपने खिताब में कहे गए एक जुमले पर सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अपने हुकूमती प्रोग्राम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में आगाह कर रहे थे, लेकिन दौरान खिताब वो बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ कहते रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से बेहतर हुआ है।
नरेंद्र मोदी के खिताब की वीडियो वायरल होने की देर थी कि ये जुमला भारतीय सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। लोगों ने नरेंद्र मोदी की गलती पर दिल खोलकर दिलचस्प तबसरे किए। ज्यादातर लोगों ने नरेंद्र मोदी की जुबान फिसलने पर मज़ाहिया तबसरे और मीम्स शेयर किए और कहा कि मुल्क के वजीर आजम अब खुद लोगों को दावत दे रहे हैं कि बेटी पटाओ। नरेंद्र मोदी की गलती पर सोशल मीडिया के साथ साथ भारतीय न्यूज चैनल्स पर भी मज़ाहिया मीम्स चलाई गई। एक तरफ जहां लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया तो वहीं सोशल मीडिया सार्फिन ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए ये भी लिखा कि इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम को बचाओ और पटाओ के अल्फाज में फर्क ही नहीं पता। लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि क्या वाकई मोदी जी की जुबान फिसली है या उनकी बेहुदा जहनियत जबान पर आ गई है। कुछ सार्फिन ने यह तबसरा भी किया कि इस बार भी नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने बेटी पटाओ कहा। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी इक्तिसादी फोरम से एक और खिताब के दौरान प्रॉम्प्टर बंद होते ही मोदी की बोलती बंद हो गई थी, जिस पर उनका खूब मजाक उड़ाया गया था। एक ही हफ्ते में 2 बार ऐसी गलतियां करने पर लोगों की जानिब से मोदी को दिमाग के इलाज का मशवरा भी दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, मोदी को क्या मशवरे दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, ये तो आपने जान लिया। अभी हमें बात करनी है दुनिया भर में मुसलमानों से होने वाले इम्तियाजी सलूक की। बताना आपको यह है कि बरतानिया के एक साबिक मुसलमान वजीर ने दावा यह किया है कि उनको मुसलमान होने की वजह से बरतानवी वजारत से महरूम कर दिया गया। ये कौन रुकन है, क्या इनका कहना है, क्यों ये इल्ज़ाम लगा रही है, ये सारी चीज़ें एक पैकेज में आपको दिखाएंगे। बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से 2015 में रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने वाली पहली मुसलमान खातून नुसरत गनी ने बरतानवी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि उनके मुस्लिम अकीदे की वजह से फरवरी 2020 में उन्हें ट्रांसपोर्ट की वजारत से महरूम कर दिया गया था। उनका मुस्लिम अकीदा उनके साथी अरकान पार्लियामेंट के लिए बेचैनी का सबब बन रहा था। नुसरत गनी का कहना है कि उन्हें पार्टी तर्जुमान मार्क पेंसर के जरिए ये बात पता चली है कि डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाले एक इजलास में उनके मुसलमान होने को एक मसले के तौर पर उठाया गया था। नुसरत गनी ने कहा कि इस दौरान वो खुद को बहुत तन्हा और तजलील का शिकार महसूस कर रही थी। नुसरत ने यह भी दावा किया है कि उन्हें खबरदार किया गया था कि अगर वो इस्लामोफोबिया के मसले को उजागर करना जारी रखेंगी तो उनका करियर और साख बर्बाद हो जाएगी। उन्हें कहा जाता था कि वो पार्टी के साथ वफादार नहीं, क्योंकि वो पार्टी पर लगने वाले इस्लामोफोबिया के इल्जामात का दिफा नहीं करती। इन इल्जामात के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के चीफ ने ट्विटर के जरिए इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो नुसरत उनसे मंसूब कर रही हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तर्जुमान ने मुस्लिम खातून के इल्जामात के रद्दअमल में कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी किसी भी किस्म के तासुब और इम्तियाजी सलूक को बर्दाश्त नहीं करती। नुसरत से इस सारी सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खुद मुलाकात भी की थी। इल्जामात पर बाकायदा दरखास्त जमा कराने का कहा था, लेकिन नुसरत की जानिब से फौरी तौर पर ऐसा नहीं किया गया। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और पार्लियामेंट के मुसलमान मेंबरान ने इन इल्जामात के सामने आने के बाद नुसरत गनी से इजहार यकजहती का इजहार करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी से इन इल्जामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तहकीकात होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी यकीनन हम आपको आगाह करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।